Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about उपपद विभक्ति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण में उपपद विभक्ति के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का अर्थ है अर्थात संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि वे कौन कौन से उपपद विभक्ति के अंतर्गत आज हम देखेंगे षष्ठी विभक्ति। अर्थात बोलने का सीधा अर्थ है कि वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं, वे कौन कौन से विशेष पद हैं जिनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब वे कौन कौन से विशेष पद हैं जिनके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि सामान्य नियम, षष्ठी विभक्ति का सामान्य नियम। अर्थात पहले देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति किसे कहते हैं। षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं। हिंदी में इसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति संबंध को इसे हिंदी में संबंध कारक कहा जाता है। संबंध को दर्शाने के लिए कि इसका इसके साथ क्या संबंध है, या मालिकाना अधिकार की यह उसका पेन है, मतलब वह उसका मालिक है। इस प्रकार से संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में जिसे संबंध कारक कहा जाता है उसे संस्कृत में षष्ठी विभक्ति कहा जाता है। अर्थात सीधा बोलने का अर्थ है कि संबंध को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए या मालिकाना अधिकार को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा सिंपल नियम है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, या फिर तो रा, रे, री, रा, रे, री। मतलब इन चिन्हों को दर्शाने के लिए, इस चिन्हों को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसी भी वाक्यों के साथ या शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। मतलब षष्ठी विभक्ति के जो प्रत्यय चिन्ह है उन्हें का, के, की या रा, रे, री को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, राजा का पुत्र, किसका पुत्र है? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र है। हमारा सिंपल नियम देख लेते हैं, राजा का पुत्र। तो का हम लोगों के पास है, का हम लोगों का है विभक्ति चिन्ह। तो ये हम लोगों का का, के, की या रा, रे, जो षष्ठी विभक्ति है, तो इसके अनुसार राजा का, हम बोले राजा का, तो राजा में हम लोग ऐड करेंगे षष्ठी विभक्ति। तो यह हम लोगों का हो जाता है राज्ञः, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुरुष, राजा का पुत्र। यहाँ पर देखिए राज्ञः पुत्रः मतलब राजा का पुत्र। मान लेते हैं हम बोलते हैं कि राजा का पुरुष, तो यह हम लोगों का हो जाएगा राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। मतलब हम लोग संबंध को दर्शा रहे हैं कि राजा का उसके साथ क्या संबंध है, तो राजा का पुत्र है। अब यहाँ पर देखिए राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष है। इसी प्रकार से देख लेते हैं, मोहनस्य गृहे, मोहनस्य गृहम कर देते हैं तो मोहन का घर। यहाँ पर हो गया हम लोग का मोहन का घर। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग मोहन का घर, मतलब जो रिश्ता है, घर का रिश्ता, जो मोहन का रिश्ता घर के साथ है। तो इस संबंध को दर्शाने के लिए हम का, के, की, रा, रे, री अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहनस्य गृहम, मोहन का घर, मोहन के घर में जैसे हम बोलते हैं तो हम लोग का हो जाएगा मोहनस्य गृहे, मोहन के घर पे। मतलब संबंध को दर्शाने के लिए ही हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा घर, मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर, तो यह हम लोग का हो जाएगा मम गृह, मम गृहम, मेरा घर। यहाँ पर देखिए मेरा हम लोग का षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह का, के, की या रा, रे, री होता है। मालिकाना अधिकार हो या संबंध हो या का, के, की, रा, रे, री हो, इस चिन्ह को दर्शाने के लिए हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यह तो हमारा सिंपल नियम हो गया षष्ठी विभक्ति का। अब हम लोग देख लेते हैं उपपद विभक्ति के अंतर्गत वे कौन कौन से विशेष शब्द हैं जिनके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बोलने का अर्थ है कि वे कौन से शब्द हैं, विशेष शब्द हैं जो सेंटेंस पे अगर
अगर प्रयोग होते हैं तो उनके साथ हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग सम, सदृश और तुल्य। सम मतलब होता है समान, सदृश मतलब भी समान, और तुल्य भी मतलब होता है तुल्य या समान। तो सम, सदृश और तुल्य, इसके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, सम, सदृश और तुल्य। तो देखते हैं सम मतलब होता है समान, सम मतलब होता है समान, सम, सदृश और तुल्य, इसके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नियम के अनुसार तो का के की या रा रे री को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में सम, सदृश और तुल्य है तो इनके योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सम का अर्थ होता है समान या तुल्य, उसके समान, उसके तुल्य। सदृश मतलब भी होता है समान, उसके समान या उसके तुल्य, और तुल्य का अर्थ भी होता है उसके तुल्य या फिर तो उसके समान। मतलब समान अर्थ में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और इनके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं सम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मम समः अस्ति, इसका अर्थ है मेरे समान है। मम समः अस्ति, मेरे समान है, वह जो भी है, जैसे सहलेट कर सकते हैं, वह मम समः अस्ति, मेरे समान है। तो सम के योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। ये हम लोगों का मम, अहम मैं होता है उसका मम हो गया है, ये हम लोगों का हो गया षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर देखिए सम ऐड किए हैं, इसीलिए हम मम का प्रयोग, सम ऐड किए हैं इसीलिए हम षष्ठी विभक्ति अर्थात मम का प्रयोग कर रहे हैं। अहम की जगह पर हम लोग किए मम। तो यहाँ पर सह मम समः अस्ति, वह मेरे समान है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। रामः मोहनस्य समः अस्ति, राम मोहन के समान है। रामः मोहनस्य समः अस्ति, राम मोहन के समान है। किसके समान है? मोहन के समान है। तो देखिए समः है, इसके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं। वैसे तो हम जैसे का के की या रा रे री का प्रयोग भी षष्ठी विभक्ति के लिए करते हैं। तो यहाँ मोहन के समान है, इस ऐसे बोल रहे हैं तो मोहन के यहाँ पर षष्ठी विभक्ति ही होना चाहिए, लेकिन समः प्रयोग किए हैं तो उसके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमने सीखा कि समः का प्रयोग, समः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं सदृश। सदृश मतलब भी होता है तुल्य या समान, उसके समान या उसके तुल्य। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सदृश का वाक्य प्रयोग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा जैसे लता बालिका के समान है। एक लड़की है लता और बालिका के समान है, या वह छात्र के समान है। जैसे ऐड कर सकते हैं सा छात्रा सदृशः अस्ति। यहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं सह, वह छात्रा के समान है, वह एक लड़की के समान है। यहाँ पर हम एक लड़की को दर्शा नहीं रहे कि वह, सह मतलब होता है पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, या स छात्रा सदृशः अस्ति, वह छात्रा के समान है, वह छात्रा के समान है। या फिर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं स छात्रा सदृशः अस्ति, वह छात्र के समान है, वह विद्यार्थी के समान है। या इसको प्रयोग कर सकते हैं मोहनः छात्र सदृशः अस्ति। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रयोग करना है षष्ठी विभक्ति, उसके समान है। तो यहाँ पर हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। सदृश के योग में हर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा छात्रस्य, यहाँ पर होगा हम लोगों का छात्रस्य। तो यहाँ पर अब हमने सीखा कि सदृशः के योग में या सदृश के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वह छात्र के सदृश समान, छात्र के सदृश मतलब होता है समान, तो छात्र के समान है। तो हमने सीखा कि सदृश के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या कारक चिन्ह का के की रा रे की री के लिए तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते ही हैं। अब इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं तुल्य। तुल्य मतलब ही होता है समान, तुल्य मतलब होता है समान, तुल्य मतलब होता है समान। जैसे वह माता के समान है, जो भी है वह माता के समान है। तो मान लेते हैं हम लिखते हैं लता माता के समान है, या वह माता के समान है। तो सा लड़की के लिए प्रयोग कर रहे हैं, सा मातुः तुल्या अस्ति, वह माता के समान है। जो भी लड़की है सा स्त्रीलिंग के लिए किए, सा मातुः तुल्या अस्ति, वह माता के समान है। देखिए तुल्य का स्त्रीलिंग किए तो हम लोग का तुल्या हो गया, वह माता के समान है। तो तुल्या के योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मातुः हम लोगों का माता का
माता का षष्ठी विभक्ति है मातुः, माता के समान है, वह माता के तुल्य है, वह माता के समान है। तुल्य मतलब माता के समान है। या इस प्रकार से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, सह मातुः तुल्यः अस्ति, वह माता के समान है। वह यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं पुल्लिंग के लिए सह, तो वह माता के समान, माता के तुल्य या माता के समान है। और जो स्त्रीलिंग लड़की के लिए सा प्रयोग कर रहे हैं, वह के लिए सा मातु तुल्य अस्ति, वह माता के समान है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सम, सदृश और तुल्य। सम मतलब होता है समान, सदृश मतलब समान, के समान भी बोल सकते हैं, तुल्य मतलब भी होता है समान या के समान। तो इनके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये विशेष उपपद, विशेष शब्द हैं जिनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हेतु। हेतु मतलब होता है कारण, निमित्त या कारण। इस कारण से आता है, इस कारण से जाता है। तो किसी वाक्य में हम अगर हेतु का प्रयोग करते हैं, हेतु का प्रयोग करते हैं, हेतु मतलब होता है कारण, तो इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए जाता है, वह अध्ययन करने के लिए जाता है। जैसे लिख देते हैं, वह अध्ययन करने के लिए जाता है। एक हमारे पास एक सेंटेंस है, वह अध्ययन करने के लिए जाता है। तो यहाँ पर अगर हम वाक्य में हेतु का प्रयोग कर रहे हैं, वह पढ़ने के हेतु या पढ़ने के कारण जाता है, तो हेतु का उपयोग अगर हम सेंटेंस पे कर रहे हैं तो उसके योग में षष्ठी विभक्ति होता है। या फिर तो हम इसमें अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए, जैसे देख लेते हैं सह, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा अध्ययनस्य हेतोः गच्छति, सह अध्ययनस्य हेतोः गच्छति। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम लोग हेतु का प्रयोग कर रहे हैं, हेतु मतलब होता है हेतु या कारण, निमित्त, तो हेतु का प्रयोग जब भी सेंटेंस में किया जाता है तो हेतु एक विशेष उपपद है, इसके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सह अध्ययनस्य हेतोः गच्छति, वह अध्ययन के लिए जाता है, वह अध्ययन के लिए जाता है। अगर हम लोग सेंटेंस को दूसरे प्रकार से हेतु का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसमें हम विभक्ति चिन्ह के अनुसार भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सह अध्ययनाय, अध्ययन करने के लिए, अध्ययनाय हम लोगों का हो गया के लिए, तो कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए, मतलब हम लोग बोल सकते हैं संप्रदान चतुर्थी विभक्ति के लिए का प्रयोग कर सकते हैं। सह अध्ययनाय हेतु, सह अध्ययनाय गच्छति, वह अध्ययन के लिए जाता है। इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर हम हेतु का प्रयोग कर दिए वाक्य में, इस कारण से इस हेतु के लिए जाता है, तो अगर हेतु का प्रयोग वाक्य में कर दिए तो उसके योग में हम हर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति अध्ययनस्य का प्रयोग किए हैं। और नहीं तो हम इसको सिंपल सेंटेंस बना सकते थे, सह अध्ययनाय गच्छति, वह अध्ययन के लिए जाता है। तो हमने सीखा कि हेतु के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देख लेते हैं ऊपरी या पश्चात। ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी के योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ऊपरी मतलब होता है ऊपर, इसके योग में भी यह विशेष उपपद है, इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षस्य उपरि खगाः निवसन्ति, निवसन्ति। तो यहाँ पर देखेंगे ऊपरी, ऊपर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम ऊपरी प्रयोग किए हैं, इसीलिए षष्ठी विभक्ति। वृक्ष से पेड़ या वृक्ष में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं, तो वृक्ष से हो गया। वृक्ष से ऊपरी खगाः निवसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं, वृक्ष के ऊपर चिड़िया रहते हैं या निवास करते हैं। तो इस प्रकार ऊपरी के योग में भी, ऊपरी के योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। जैसे हम लोग लिख सकते हैं भवनस्य ऊपरी, भवन के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमने सीखा कि ऊपरी के योग में, ऊपरी के योग में ऊपरी से पहले शब्द रहे या पीछे भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऊपरी के योग में किसके ऊपर, तो वृक्ष के, भवन के ऊपर। किसके ऊपर, भवन के ऊपर। किसके ऊपर, वृक्ष के ऊपर। तो जिसके हम लोग ऊपर बता रहे हैं, अर्थात ऊपरी, ऊपरी शब्द का संबंध जिससे है उसके योग में षष्ठी विभक्ति, मतलब जिसका ऊपरी का संबंध जिससे है उसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वृक्ष या भवन से हम लोगों का षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। एक भवन के ऊपर है, एक वृक्ष के ऊपर है। वृक्ष से ऊपरी खगाः
सर्पाः निवसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। भवनस्य उपरि मृगाः, भवनस्य उपरि मृगः अस्ति, भवन के ऊपर मृग है, एक मृग जो है भवन के ऊपर है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि ऊपरी के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं पश्चात। पश्चात मतलब होता है बाद में, पश्चात मतलब होता है बाद में। इसके योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसके योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंपल वाक्य ले लेती हूँ, जैसे मेरे बाद तुम, मेरे पश्चात तुम, तो इसका प्रयोग करेंगे तो देखिए मम पश्चात त्वम, मेरे बाद त्वम मतलब होता है तुम, और मम मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। तो मेरे बाद यहाँ पर देखिए पश्चात के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मम हम का हम लोग का षष्ठी विभक्ति प्रयोग किए हैं। तो मम पश्चात त्वम, मेरे बाद तुम, मेरे पश्चात या मेरे बाद में तुम। तो इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे सह मम पश्चात अस्ति, सह मम पश्चात अस्ति, वह मेरे बाद है। और वाक्य बना सकते हैं सह मम पश्चात अस्ति, वह जो भी है लड़का, या फिर बोल सकते हैं वह जो भी है वह मम पश्चात अस्ति, मेरे बाद है, मेरे बाद है, मेरे पश्चात में है। अब इस प्रकार से हमने सीखा कि पश्चात के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं अधः, अध स्ततः, अधः या अध स्तात, इसके योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख लेते हैं अधः लिख लेते हैं, या फिर हम लोगों का होता है अधस्तात। इन दोनों का अर्थ होता है नीचे। अधः मतलब नीचे, अधस्तात मतलब नीचे। तो नीचे के योग में भी हम, नीचे इन शब्दों के योग में भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मतलब इन उपपदों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इनके योग में। जैसे वृक्षस्य अधः, वृक्षस्य अधः पथिकः अस्ति। यहाँ पर हम लोगों ने सीखा कि अधः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वृक्ष के नीचे, वृक्ष से अधः, वृक्ष के नीचे पथिका अस्ति, वृक्ष के नीचे पथिक हैं अर्थात राहगीर हैं। मान लीजिए बहुत सारे पथिक हैं तो पथिकाः, और हम लोगों का हो जाएगा सन्ति। तो वृक्ष के नीचे बहुत सारे जो है कई पथिक राहगीर हैं। वृक्ष के नीचे या तो विश्राम करेंगे या कुछ भी कारण से वृक्ष के नीचे पथिका सन्ति, राहगीरें हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अधः के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देख लीजिए अधस्तात, अधस्तात का प्रयोग क्या करें, या अधः, दोनों का अर्थ होता है अधः मतलब नीचे, अधस्तात मतलब भी होता है नीचे। जैसे हम लोग कर सकते हैं भवनस्य अधस्तात, या फिर हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं अधः, भवन के नीचे, भवन के नीचे, अधः या अधस्तात, भवनस्य अधस्तात, भवन के नीचे। अब यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, जैसे सर्पः निवसन्ति, निवसन्ति, या फिर अस्ति प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो भी प्रयोग करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर्पाः निवसन्ति, सर्पः निवसति, तो यहाँ पर सर्पः ऐड करते हैं तो निवसति हो जाता है। सर्पाः बहुवचन किए हैं तो निवसन्ति हो गया। तो यहाँ पर देखिए भवनस्य अधस्तात सर्पाः निवसन्ति, भवन के नीचे, भवन के नीचे, भवन के नीचे सर्पाः निवसन्ति, सांप रहते हैं, निवास करते हैं। भवन के नीचे, पुराना जो हम लोग मान लेते हैं कि कोई पुराना भवन है उसके नीचे सांप निवास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अधः का प्रयोग कर सकते हैं, अधस्तात का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ होता है नीचे। तो भवन के नीचे सांप निवास करते हैं, या भवनस्य अधस्तात छात्राः निवसन्ति, छात्र निवास करते हैं, या फिर और कुछ भी जो भी निवास करते हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अधः अधस्तात का प्रयोग के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और कई प्रकार से हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं अधः अधस्तात और इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए। जैसे भवन का हो षष्ठी विभक्ति हो गया भवनस्य। तो इस प्रकार से हमने सीखा अधः अधस्तात के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं पुरः या पुरस्तात। यहाँ पर हम लोग पुरः मतलब होता है सामने या आगे, पुरः मतलब सामने या आगे। इसी प्रकार से हम लोगों का होता है पुरस्तात, इसका अर्थ भी होता है सामने या आगे। इन दोनों के योग में पुरः आगे या सामने, पुरस्तात इसका अर्थ भी होता है आगे या सामने। इन दोनों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम लोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे पुरः या सामने। जैसे
ग्रामस्य पुरः नदी वहती। तो इसका अर्थ हो गया कि गांव के सामने नदी बहती, गांव के सामने नदी बहती है। ग्रामस्य पुरः नदी वहती, गांव के सामने नदी बहती है। इस प्रकार से हम लोग और प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामस्य पुरः उद्यानम अस्ति, ग्रामस्य पुरः उद्यानम अस्ति, गांव के सामने उद्यान है। ग्रामस्य पुरः नदी बहती, गांव के सामने नदी बहती है। ग्रामस्य पुरः उद्यानम अस्ति, गांव के सामने उद्यान है। इस प्रकार से हम पुरः या पुरस्तात् के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। पुरः है तो हम लोगों का हो गया ग्रामस्य पुरः। जैसे हम लोग विद्यालय के विद्यालयस्य, यहाँ पर पुरस्तात्, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं हम लोग पुरस्तात् उद्यानम अस्ति। उद्यानम मतलब होता है बगीचा, उद्यानम अस्ति। तो यहाँ पर हमने सीखा कि पुरः पुरस्तात् के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुरः है ग्रामस्य, यहाँ पर पुरस्तात् भी प्रयोग कर सकते हैं। ग्रामस्य पुरः नदी बहती, गांव के सामने या आगे नदी बहती है। और यहाँ पर देखिए विद्यालय से पुरस्तात् उद्यानम अस्ति, गांव के आगे या सामने से। यहाँ पर पुरस्तात् के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाए है। विद्यालय से है तो विद्यालय के सामने उद्यान है, विद्यालय के सामने उद्यान है। या फिर हम ग्रामर से ऐड कर सकते हैं, ग्रामर से पुरस्तात् उद्यानम अस्ति, गाँव के सामने उद्यान है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि पुरः और पुरस्तात् के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। जैसे दिशा को बताते हैं, दायां बायां या बोले या उत्तर दक्षिण, तो इस प्रकार से उत्तरतः, दक्षिणतः, वामतः, इस प्रकार के योग में भी इस दिशा को बता रहे हैं या पक्ष को, साइड को बता रहे हैं, तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्तरतः, या फिर लिख सकते हैं दक्षिणतः या वामतः भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तरतः दिशा को बता रहे हैं, दक्षिणतः दिशा को बता रहे हैं। तो इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मम उत्तरतः, या ऐड कर सकते हैं उद्यानस्य उत्तरतः, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं उद्यानस्य, उद्यान के, बगीचे के। अब यहाँ पर ऐड करेंगे उत्तरतः और नदी अस्ति, गांव के उत्तर में या उत्तर की ओर। यहाँ पर उत्तर की ओर या उत्तर में ऐड कर सकती हैं। तो उद्यानस्य उत्तरतः नदी अस्ति, उद्यान के उत्तर की ओर या उत्तर में नदी है, गांव के उद्यान के उत्तर में नदी है। इसी प्रकार से दक्षिणतः का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ग्रामस्य, गांव के, और दक्षिणतः, और यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सालयः अस्ति। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग किए हैं कि ग्रामस्य दक्षिणतः चिकित्सालय अस्ति, गांव के दक्षिण दिशा में या दक्षिण की ओर चिकित्सालय है, इलाज करने का जो हॉस्पिटल है वो चिकित्सालय है। तो देखिए उद्यानस्य उत्तरतः नदी अस्ति, उद्यान के उत्तर में नदी है। तो यहाँ पर उत्तरतः के योग में षष्ठी विभक्ति उद्यानस्य हो गया है हम लोगों का। और गाँव के दक्षिण में तो दक्षिणतः के योग में हम ग्रामस्य का प्रयोग किए हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तरतः और दक्षिणतः वे विशेष उपपद हैं जिनके योग में हर हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उद्यानस्य उत्तरतः नदी अस्ति, उद्यान के उत्तर में नदी है। ग्रामस्य दक्षिणतः चिकित्सालय अस्ति, गांव के दक्षिण में या दक्षिण दिशा की ओर चिकित्सालय है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि उत्तरतः, दक्षिणतः या दिशा को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उत्तरतः, दक्षिणतः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं पृष्ठतः। इसका अर्थ होता है पीछे। तो जैसे उसके पीछे, इसके पीछे, अर्थात पृष्ठ का जब भी हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐड कर सकते हैं तौ पृष्ठतः, तुम्हारे पीछे, और जो है उसको लिख सकते हैं मोहनः अस्ति, तुम्हारे पीछे मोहन है। तौ पृष्ठः मोहनः अस्ति, तुम्हारे पीछे मोहन है। या फिर हम ऐड कर सकते हैं
ग्रामस्य पृष्ठतः मोहन अस्ति, गांव के पीछे मोहन है। जो मोहन है वो कहाँ है, तो गांव के पीछे है। तो यहाँ पर देखिए तव, यह भी हम लोगों का षष्ठी विभक्ति, पृष्ठतः के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुम का त्वम का हो जाता है तव, तुम्हारे या तुम्हारे पीछे जो है मोहन, तुम्हारे पीछे मोहन है। या ग्रामर से पृष्ठतः मोहन अस्ति, गांव के पीछे मोहन है। यहाँ पर तव की जगह पर हम लोग ग्रामर से प्रयोग कर सकते हैं, दोनों षष्ठी विभक्ति है। और यहाँ पर देखिए ग्रामर से गाँव के, तव तुम्हारे। तो इस प्रकार से यह बोल सकते हैं मम, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मम, मम पृष्ठतः मोहना अस्ति, मेरे पीछे मोहन है। तो इस प्रकार से पृष्ठतः के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पृष्ठतः एक ऐसा उपपद है कि इसके योग में यह अगर सेंटेंस में प्रयोग होता है तो इसके योग में इसका संबंध जिसके साथ होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किस पीछे, पृष्ठतः मतलब पीछे, तो किसके पीछे, मम पीछे, मम मेरे पीछे, तव रहता तो तुम्हारे पीछे, ग्रामर से गाँव के पीछे। तो जिसका इसका संबंध पृष्ठतः, इसका संबंध जिसके साथ होगा उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। बोलने का अर्थ है कि पृष्ठतः एक ऐसा उपपद है जिसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं एक प्रत्यय है तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय के से निर्मित शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तमप प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में, तमप प्रत्यय है जिनके योग में जो शब्द निर्मित होता है उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए तमक एक प्रकार का प्रत्यय अनेकों में से, बहुतों में से, अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताएं तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बहुतों में से किसी एक को चुने या चुनना है हम लोगों को, उसको किसी एक को सबसे अच्छा बताएं या सबसे बुरा बताएं, किसी एक को चुनना हो बहुतों में से, तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब तमप प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तो शब्दों के साथ सिर्फ तम को ही जोड़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लघु, लघु मतलब होता है छोटा, लघु पर तमप प्रत्यय ऐड करेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघुतम, मतलब सबसे छोटा। अगर पुल्लिंग में ऐड करेंगे तो लघुतम सबसे छोटा। अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो वह छोटी है, तो यह हम लोगों का हो जाएगा लघुतमा। और अगर नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा लघुतमम। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि तमप एक प्रकार का प्रत्यय है, तमप एक प्रकार का प्रत्यय है जो तद्धित प्रत्यय अर्थात शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं। अनेकों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना हो या अनेकों में से किसी एक को निम्न बताना हो, अनेकों में से किसी एक को चुनना हो, तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम लोग तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्दों के साथ सिर्फ तम को ही जोड़ते हैं। अगर पुल्लिंग में ऐड करते हैं तो यह तमा हो जाता है, स्त्रीलिंग में तमा हो जाता है और नपुंसक लिंग में हो जाता है तमम। मतलब शब्दों के साथ तमह प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में और तमा स्त्रीलिंग के लिए और तमम इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। तो जैसे लघु पर जोड़ते हैं, लघु मतलब छोटा, तो अगर सबसे छोटा हम लोगों को बोलना है तो लघु तमा हो जाएगा। अगर दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा बोलना है तो लघु दीर्घ तमह। तो इस प्रकार से सबसे बताने के लिए, सबसे बेस्ट या सबसे निम्न बताने के लिए, अनेकों में से एक को दर्शाने के लिए, एक को बेस्ट बताने के लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इसके योग में भी तमप प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पर तमक प्रत्यय ऐड किए हैं, तो मान लिए हम लोग श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है उच्च, एक विशेष प्रकार का उच्च। अगर इसमें तमक प्रत्यय ऐड कर देते हैं तो श्रेष्ठ तमा हो जाएगा, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में श्रेष्ठ तमा और नपुंसक लिंग में श्रेष्ठ तमम हो जाएगा। तो इसी तमह लगे हुए शब्दों के योग में लघु तमह, श्रेष्ठ तमह, दीर्घ तमह, सुंदर तमह, इनके योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्रयोग करके देख लेते हैं षष्ठी विभक्ति का छात्राणाम, छात्राणाम, लता, लता लिख सकते हैं पहले हम लोग, लता, छात्राणाम, छात्राणाम और श्रेष्ठ तमा अस्ति। इस प्रकार से हमने प्रयोग किया कि लता जो है छात्रों में, लता छात्रों में श्रेष्ठतमा है, सबसे क्या है, श्रेष्ठ है। लता छात्रों में सबसे श्रेष्ठ है, छात्रा नाम छात्रों में श्रेष्ठ है, लता जो है छात्रों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्र लता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया है इसलिए श्रेष्ठतमा। अगर पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते तो हम लोगों का यह श्रेष्ठतमा हो जाता। अर्थात तमो प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अनेकों में से, ये बहुवचन है, अनेकों में से श्रेष्ठ बताया, बहुत सारे छात्रों में किसी एक को श्रेष्ठ बता रहे हैं और लता को। तो श्रेष्ठतमा श्रेष्ठ है,
किसमें श्रेष्ठ है? तो छात्राणाम छात्रों में, अर्थात श्रेष्ठतमा, तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लता छात्राणाम श्रेष्ठतमा अस्ति, लता छात्रों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है अगर बोलना है तो हम लोग लिख सकते हैं कालिदासः कवीनां श्रेष्ठतमः, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदासः कवीनां श्रेष्ठतमः, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर देखिए श्रेष्ठतमः, तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कालिदासः कवीनां श्रेष्ठतमः, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर हम विभक्ति चिन्ह बोल रहे हैं में, लता छात्रों में श्रेष्ठ है में, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, मतलब विभक्ति चिन्ह हमारा में है तो पर भी हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि श्रेष्ठतम होता तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष और नियम देख लेते हैं, तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के योग में हम सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, षष्ठी विभक्ति का भी कर सकते हैं और सप्तमी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं कि वे कौन से उपपद है, विशेष शब्द है जिनके योग में हम षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के साथ हम षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं और सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति भी प्रयोग की जाती है। अब इसके बाद देख लेते हैं, अंतः मतलब होता है अंदर, अंतः मतलब होता है अंतर, अंदर, अंतः मतलब अंदर, और अंतरे, अंतरे मतलब भी होता है अंदर। इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामस्य अंतः, गांव के अंदर, जैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं ग्रामस्य अंतः, गांव के अंदर, ग्रामस्य अंतः, गांव के अंदर। इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं गृहस्य अंतरे, घर के अंदर, इसमें प्रयोग कर सकते हैं ग्रामस्य अंतः, ग्रामस्य अंतः सर्पः अस्ति, गांव की, ग्रामस्य अंतः सर्पः अस्ति, गांव के अंदर सांप है। इसी प्रकार से ग्रामस्य अंतः कृषकः अस्ति, गांव के अंदर किसान हैं। ग्रामस्य अंतः कृषकाः सन्ति, गांव के अंदर बहुत सारे किसान हैं। इस प्रकार से अनेकों हम लोग वाक्य बना सकते हैं। गृहस्य अंतरे, घर के अंदर, गृहस्य अंतरे, गृहस्य अंतरे जैसे महिला अस्ति, घर के अंदर महिला है। गृहस्य अंतरे महिला अस्ति, घर के अंदर महिला है, मतलब कौन है तो घर के अंदर महिला है। या गृहस्य अंतरे माता अस्ति, घर के अंदर माता है। ग्रामस्य अंतः, अंतः और अंतरे दोनों का अर्थ होता है अंदर। अंतः मतलब अंदर और अंतरे मतलब होता है अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर। और इस प्रकार से नदी के अंदर, तैरने वाले नदी के अंदर है, मछली नदी के अंदर है। तो अंदर अर्थ के अंतः या अंतरे के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं। जैसे ग्रामस्य अंतः, गांव के अंदर, नदी वहती, नदी बहती है। गृहस्य अंतरे सर्पः अस्ति, घर के अंदर सांप है। जैसे गृहस्य अंतरे महिला अस्ति, घर के अंदर महिला है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि अंतः और अंतरे के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अनादर। अनादर एक शब्द है, अनादर करना अर्थात अपमान करना। अनादर, अनादर या अनादरे, अनादर में, अनादरे या अनादर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी का अनादर करते हैं तो अनादर के योग में, जब हम या और कोई किसी का अनादर करे तो अनादर के योग में, जब भी सेंटेंस में अनादर का प्रयोग किया जाता है तो अनादर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लेते हैं, छात्रः गुरोः अनादरं करोति। जैसे छात्रः गुरोः अनादरं करोति। तो यहाँ पर देखिए छात्रः गुरोः अनादरं करोति, अनादर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम लोग का गुरोः, गुरु का क्या है षष्ठी विभक्ति है। तो छात्रः गुरोः अनादरं करोति, छात्र गुरु का अनादर करते हैं। या फिर छात्रः गुरोः अनादरं करोति पुत्रः पितुः, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से, जो पुत्र है वो पिता का अनादर करता है। तो यहाँ पर पुत्रः, पुत्र है वह पितुः, पिता का, अब यहाँ पर ऐड करेंगे अनादरम करोति, पुत्र जो है वह पिता का अनादर करता है। पुत्र पितुः अनादरम करोति,
पुत्र पिता का अनादर करता है। पुत्र पिता का, तो अनादर के योग में हम प्रयोग किए हैं षष्ठी विभक्ति। यहाँ पर भी देखिए अनादर के योग में हम लोग किए हैं षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति हम लोगों का गुरु हो जाता है और पिता का हम लोगों का पितु हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि उपपद विभक्ति के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति सम, सदृश, तुल्य, ऊपरी, पश्चात, अधः, पुरः, वान्तः, दक्षिणतः, तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के साथ और अंतः, अंतरे और अनादर के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि हमें शब्द रूप याद होना चाहिए। अगर हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें शब्द रूप याद होना चाहिए और षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को षष्ठी विभक्ति आना चाहिए सभी शब्दों का, तो हम वाक्य का निर्माण कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बालक का बालकस्य, वृक्ष का वृक्षस्य, इस प्रकार से वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षानाम, बालकस्य बालकयो बालकानाम, और इस प्रकार से जितने भी हम लोग को शब्द रूप षष्ठी विभक्ति याद होना चाहिए तभी हम उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सम, सदृश और तुल्य के योग में षष्ठी विभक्ति होता है। उसके बाद अधः, अधस्तः, पुरः, पुरस्तात् और तम प्रत्यय लगे हुए शब्दों के साथ अंतः, अंतरे, पुरः, पुरस्तात्, उत्तरः, दक्षिणतः, अनादरम और हेतुः, ऊपरी, पश्चात, अधः, इनके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का षष्ठी विभक्ति पूर्ण होता है। थैंक यू।